नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल यूजीसी नेट विथ मोहन में आप सबों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था नवपाषाण युग के बारे में, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल युग खत्म हो जाने के बाद आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ताम्रपाषाण युग, जिसको हम कृषि संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि इस समय का मानव नवपाषाण युग के अंत होते होते अब पत्थर और उसके साथ साथ तांबे का उपयोग करना सीख रहा है, ठीक ना। तो इस समय का जो मानव है कृषि के कार्य क्षेत्रों में पत्थर और तांबे का उपयोग करने के साथ साथ अपने जीवन को आराम बना रहे हैं, ठीक है। तो आज हम चैप्टर में ताम्रपाषाण युग की बस्तियों के बारे में, उससे मिले उत्खनन के बारे में, जो यहाँ पर कैसे मृत भांड पाए गए हैं, यहाँ की संस्कृतियाँ कैसी थी, या फिर मरने के बाद इनका जो दाह संस्कार किया जाता था वो कैसा था, ये कैसे कैसे टूल्स का उपयोग करते थे, ये भारत के किन क्षेत्रों में पाए गए हैं, इन क्षेत्रों में पाए गए हैं कि इन क्षेत्रों का क्या मुख्य विशेषता है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। हमें आप सबों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो किसी न किसी माध्यम से हिस्ट्री की क्लास करते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए टाइम टू टाइम जीरो लेवल से हिस्ट्री की क्लास लेके आते हैं ताकि आप सबों को करने में कोई परेशानियां ना हो, ठीक है। तो पढ़ते हैं ताम्रपाषाण युग की बस्तियां, ठीक ना। ताम्रपाषाण युग के समय की बस्तियां कैसी थी, मतलब कि लोगों का जो जमाव था, सामाजिक जमाव, मतलब समाज में जो रहते थे उसकी स्थिति कैसी थी, ठीक है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था, ठीक है। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था, ठीक है। सबसे पहले तांबे का उपयोग हुआ और कई संस्कृतियों का आधार हुआ, ठीक है। पत्थर और तांबे का उपयोग, तांबे का कर्णों का साथ साथ प्रयोग, ठीक ना। ये जो है ताम्रपाषाण युग में पत्थर और तांबे का उपयोग किया गया, ठीक ना, उपकरण के रूप में। ऐसी संस्कृतियों को ताम्रपाषाणी को इंग्लिश में कैलियोलिथिक कहते हैं, ठीक ना। तांबे और पत्थर का उपयोग जब एक साथ साथ औजार के रूप में हुए तो इसे कैलियोलिथिक कहते हैं, ठीक ना। जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे का उपयोग की अवस्था, मतलब ऐसी अवस्था जिस समय मानव पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग कर रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था का प्रयोग हड़प्पा से पहले की संस्कृतियों के लिए होता है, ठीक ना। हड़प्पा से पहले की संस्कृतियों के लिए होता है ताम्रपाषाण, ठीक ना। ताम्रपाषाण अवस्था का प्रयोग हड़प्पा से पहले की संस्कृतियों के लिए होता है, ठीक है। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे वो पत्थर और तांबे की वस्तुओं का उपयोग करते थे, ठीक है। परंतु कभी कभी वो घटिया किस्म की तांबे का भी उपयोग करते थे। मतलब कुछ क्षेत्रों में अगर तांबे की व्यवस्था उतना अच्छा नहीं थे तो थोड़ा सा कमजोर किस्म के तांबे का भी प्रयोग करते थे, ठीक है। वे मुख्यतः ग्रामीण समुदाय थे। यहाँ का जो समुदाय था वो ग्रामीण था, ठीक है। देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियां थी। ऐसे भी देखते हैं जो यहाँ का कृषक समुदाय है उस समय का, वो अपने कृषि कार्यों के लिए पहाड़ी के निचले ढलानों में रहते थे जहाँ पर उन्हें नदियों के किनारे सिंचाई की व्यवस्था होती थी, ठीक ना।
इसके विपरीत हड़प्पाई लोग कांसे का प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाण काल के जो निवासी थे वो पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग करते थे, लेकिन इसके विपरीत अगर हड़प्पा निवासी के बारे में हम बात करें तो ये लोग कांसे का प्रयोग करते थे। ठीक है। और सिंधु घाटी के बाढ़ वाले मैदान में हुए उपज की बदौलत नगर निवासी हो गए थे। ये जो बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के बारे में, बाढ़ वाले मैदान में मिट्टी का बहाव जो आता है वो अपने साथ बहुत सारे मिट्टियों को घुला कर लेके आते हैं, जिसके मदद से वहाँ के कृषि कार्यों में बहुत उन्नत उपज होती थी। ठीक ना, इसलिए वे निवास करते थे। ठीक। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की वस्तुएं बस्तियां भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की जो बस्तियां हैं वो बस्ती हैं दक्षिण पूर्व राजस्थान। ठीक है, ये नोट करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे और नोट करते चलेंगे कि भारत की ताम्रपाषाण अवस्था की ये जो बस्तियां हैं भारत के किन किन राज्यों में मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ देखने को मिलता है पहली बस्तियां जो हैं दक्षिण पूर्व राजस्थान में। ठीक। दूसरा मिलता है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, और तीसरा मिलता है पश्चिमी महाराष्ट्र एवं दक्षिण पूर्व भारत में पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम देखने को मिलता है कि भारत की ताम्रपाषाण अवस्था में जो बस्तियां मिली हैं वो कहाँ कहाँ मिली हैं। तो ये जो है लिखने वाले पॉइंट है, इन्हें हम लिख लेंगे। ठीक है, दक्षिण पूर्व राजस्थान में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी महाराष्ट्र में और दक्षिण पूर्व भारत में पाई गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान में दो स्थलों की खुदाई है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में दो स्थलों की खुदाई हुई है। ठीक है, एक आहार आहार में और दूसरा गिलगुंड में। ठीक है, राजस्थान में जो दो जगहों में जो खुदाई हुई है उन स्थानों में एक स्थान है आहार। कौन है? आहार। ठीक ना, और दूसरा स्थान है गिलकुंड में। ठीक है, ये स्थल बानस घाटी के सूखे अंचलों में है। ये जो है पड़ते हैं आहार और गिलकुंड, ये बानस घाटी के सूखे अंचलों में है। ठीक है, उनके अंतर्गत पाए जाते हैं। पश्चिमी पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा है। कहाँ है? ये जो मालवा जो स्थान है जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। ठीक ना, कायथा और एरन कायथा और एरन स्थलों की खुदाई हुई। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन ये स्थल है जहाँ खुदाई हुई है। ठीक है, और यहाँ देखते हैं जो राजस्थान का जो आहार नाम का जो आर्कोलॉजिकल साइट है जहाँ पर खुदाई के दौरान श्वेत चित्रित काले लाल रंग की मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। ठीक है, इन्हें हम देखते हैं ये कैसा है। ठीक है, ये जब पाया गया है तो अलग अलग टूटा हुआ अवस्था में इसको जोड़ कर दिखाया गया है। ठीक ना, इसमें ये दिखाया गया है कि इसका कलर कैसा है, बनावट कैसा है। ठीक है, और आर्कोलॉजिस्ट ने इनका जो समय निकाला है वो बता रहे हैं कि 1500 ईसा पूर्व के पहले का है। ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला ये सभी जो है जो बताया गया है ये आहार संस्कृति का जो बर्तन पाए गए हैं राजस्थान में वे चित्रित काले लाल रंग की मिट्टियाँ के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्रीय और पश्चिमी भारत की मालवा ताम्रपाषाण संस्कृतियों की एक विलक्षणता है। ठीक है, ये केंद्रीय पश्चिमी भारत की ये जो मालवा संस्कृति है इसकी एक विशेष विशेषता है, विलक्षणता है। मालवा मृतभांड जो ताम्र पाषाण मृतभांडों में उत्कृष्ट माना जाता है। ये मालवा का जो मृतभांड है, मिट्टी का बर्तन, ये ताम्र पाषाण काल का ये जो मृतभांडों में उत्कृष्ट माना जाता है, उत्तम माना जाता है। कुछ तो इसमें बात होगी। ठीक है, क्या बात है आगे की ओर हम करने के बाद जानने की कोशिश करते हैं। मालवा का जो मृतभांड है जो ताम्र पाषाण में
पाषाण काल में जो मृत भांड है उससे थोड़ा सा अच्छी अच्छा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है तो देखते हैं इनके बारे में, ठीक है। इसके कुछ मृत भांड और अन्य संस्कृतियों की सामग्री महाराष्ट्र में भी पाई गई है। पहले भी पढ़ चुके हैं कि महाराष्ट्र में भी इन संस्कृतियों का देखने को मिलती है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। परंतु सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुई है। ये राजस्थान में भी हुई है, बिहार में, मध्य प्रदेश के मालवा में, और जो ये जो बताया जा रहा है महाराष्ट्र में, यहाँ पर भी उत्खनन कार्य किए गए हैं, ठीक है। ये स्थल अहमदनगर जिले में जरवे, नेवासा और देहमाबाद में है, ठीक है। कहाँ है ये जो उत्खनन हुई है? अहमदनगर जिले के जरवे में, ठीक ना। महाराष्ट्र का ये जो आर्कोलॉजिकल साइट है, इसमें हम पढ़ते हैं कि उत्खनन में जो कार्य किए गए हैं वे इस जिले में है और उनका नाम क्या है, ठीक है। जिले में जरवे है, ठीक ना। नेवासा और दैमाबाद है, ठीक। पुणे जिले में चंदोली है, ये जो पुणे जिले में जो चंदोली पड़ते हैं, ठीक है। सोनगांव और इनाम गांव, ठीक है। प्रकाश और नासिक, ये सारे साइट्स हैं जो किसी न किसी जिले या शहर में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सभी स्थल जल जरवे संस्कृति के हैं। ये जो हम पढ़े हैं अहमदनगर के जिले में जरवे, नेवासा और दैमाबाद, पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव और इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, ये सभी जो आते हैं स्थल जरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये जरवे संस्कृति के आर्कोलॉजिकल साइट हैं। यह नाम जरवे स्थल के आधार पर दिया गया है। जरवे स्थल के आधार पर ये सारे नाम दिए गए हैं, जो अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की शाखा नदी प्रवारा के बाटे तट पर अवस्थित प्रारूपिक स्थल को टाइप साइट भी कहते हैं, टाइप साइट, ठीक है। ये अपने लोकेशन के अनुसार से बांटा गया है, ठीक है। जैवे संस्कृति ने मालवा संस्कृति से बहुत कुछ लिया है। ये जो बोला गया है जरवे संस्कृति, ये मालवा संस्कृति से कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। किंतु इसमें दक्षिणी नवपाषाण संस्कृतियां संस्कृतियां के भी तत्व है। इसमें बताया गया है कि नवपाषाण युग की संस्कृतियों का भी प्रभाव इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। ईसा पूर्व 1400 से 700 ईसा पूर्व के आसपास की जरवे संस्कृति के विदर्भ के कुछ भाग को तथा कोणार्क के तट प्रदेश को छोड़कर सारे महाराष्ट्र में फैली थी। ये जो है कालक्रम नवपाषाण युग के बाद ताम्रपाषाण युग जो महाराष्ट्र के हैं, ठीक है, दमयाबाद या अन्य क्षेत्रों को, तो इनका ये जो कालक्रम 1400 से 700 ईसा पूर्व के आसपास जरवे की संस्कृतियों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। बताया जा रहा है कि जरवे संस्कृतियां ग्रामीण थी। कैसी थी? देखिए दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि पूछा जाता है कि जरवे संस्कृतियां कैसी थी, तो यहाँ हम देख सकते हैं। देखिए, 0 to एडवांस लेवल का हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम 0 से आपके लिए लेके आते हैं, ठीक ना, पूरा फुल्ली। तो इसमें देखते हैं, इसमें बताया गया है कि जरवे संस्कृतियां ग्रामीण संस्कृतियां थी, ठीक है। फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे दामावाद और इनाम गांव नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गई थी। हम मानते हैं कि इस जरवे संस्कृतियां का ये जो संस्कृति थी, यहाँ के लोग थे ग्रामीण थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ थोड़ा सा ग्रामीण विकास हो चुकी थी, ठीक ना, जिसको नगरीकरण कहते हैं। ये जो बस्तियां थी दैमाबाद और इनाम गांव, ठीक ना, दैमाबाद और इनाम गांव एक ऐसा गांव था जहां नगरीकरण की स्तर पहुंच चुकी थी, ठीक है। महाराष्ट्र के ये सभी स्थल अधिकतर काली भूरी मिट्टी के
मिट्टी वाले ऐसे अर्धशुष्क क्षेत्र में है जहाँ बैर और बबूल के पेड़ थे। ये जो बताया गया महाराष्ट्र के ऐसे सभी स्थलों के बारे में जो अधिकतर काली भूरी मिट्टी वाले अर्धशुष्क क्षेत्र थे जहाँ बैर और बबूल के पेड़ होते थे, ठीक है। परंतु ये नदी के समीप थे। ये लोग जहाँ भी बसते थे वो मिट्टी के उपजाऊ के साथ साथ यहाँ के लोग नदियों के किनारे बसते थे, ठीक है, ताकि कृषि कार्यों और पानी की सुविधा में इन्हें दिक्कत ना हो, ठीक है। जो नर्मदा नदी के तट पर थे, ये जो है नदियों के किनारे बसते ही थे। इसके अलावा जो नर्मदा टोली स्थल जो है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा टोली जो है किस नदी के तट पर है, तो नर्मदा नदी के तट पर है। अधिकांश ताम्र पाषाणिक तत्व दक्षिण भारत के नवपाषाण स्थलों में भी घुस आए हैं। ये जो ताम्र पाषाणिक स्थल के बारे में जो हम पढ़ते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के नवपाषाण स्थल जो है ना, इसमें भी आप पहुंचते हैं, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि नवपाषाण स्थल का जो उत्खनन हुआ है उसमें ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों का भी कुछ अंश देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये सारे जो इम्पोर्टेंट अंडरलाइन किए गए हैं ना हम लिख लेंगे, ठीक है। कई ताम्र पाषाण स्थल इलाहाबाद जिले के बिंद क्षेत्र में भी पाए गए हैं। ताम्र पाषाणिक स्थल इलाहाबाद के ये जो बिंद क्षेत्र हैं यहाँ भी पाए गए हैं, ठीक है। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा वर्धमान जिले के पांडु राजार, ये जो है वर्धमान जिले के पांडु राजार, ठीक है, डीवी और पश्चिम बंगाल के भूम जिले में महिसाल उल्लेखनीय हैं। ये जो है ये जो है साइट्स का ये नाम दिया गया है, ठीक है, कि पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले में है, ठीक है। इन्हें हम लिख लेंगे, ठीक है। कुछ और स्थलों की खुदाई हुई है जिसमें उल्लेखनीय है ये जो है ताम्र पाषाणिक काल की ये जो आर्कोलॉजिकल साइट है जो खुदाई के माध्यम से हमें उनकी संस्कृतियों और सभ्यताओं के बारे में बताते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि बिहार में सबौर में है, ठीक है। कहाँ है? सबौर में, सोनपुर में है और ताराडीह में है, तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के रेवराडीह और नोहाल में है, ठीक है। कहाँ कहाँ है? बिहार के साबौर में, सोनपुर और ताराडीह में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के रेवराडीह और नेहान में, ठीक है, नौहान में, ठीक ना। ये सारे ताम्र पाषाणिक स्थल हैं, ठीक है, जो बिहार और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे की ओर दोस्तों। सेशन को थोड़ा फास्ट लेके चलते हैं, अगर स्लो स्लो चलेंगे तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है। बीच बीच में दोस्तों को लाइक शेयर करते चलेंगे और अपने कमेंट के माध्यम से बताएंगे ये जो सिलेबस आपके लिए लेकर आए हैं कैसा लग रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस संस्कृतियों के लोग पत्थर के छोटे छोटे औजार और हथियारों का इस्तेमाल करते थे। ताम्र पाषाण युग के लोग पत्थर के छोटे छोटे औजार और हथियारों का उपयोग करते, ठीक है, जिसमें पत्थर के फलकों और फलकियों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो तीर जैसा तीर का जो नोक होते हैं तिनकोन, इस तरीके के औजार का ये शिकार के रूप के लिए उपयोग करते थे, ठीक है। अनेक स्थानों में खासकर दक्षिण भारत में, मतलब दक्षिण भारत में हम देखते हैं तो इसका जो प्रस्तर फलक है इसका एक उद्योग बढ़ा, ठीक है। मतलब एक ऐसा ही कार्य किया जाता था जहाँ पर प्रस्तर फलक ही बनाए जाते थे, ठीक है, और उनकी कुल्हाड़ियाँ पत्थर की कुल्हाड़ियाँ भी चलती रही। इस समय का मानव पत्थर की कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू कर दिया था, ठीक है। जाहिर है कि ऐसी कुल्हाड़ियों से अधिक दूरी नहीं थे। ये जो क्षेत्र जो पाए गए हैं जो पत्थर के कुल्हाड़ियाँ एवं प्रस्तर फलक बनाते थे, ये जो अपना जो क्षेत्र जो बनाते थे मतलब जहाँ रहते थे इनका जो क्षेत्र निवास था पहाड़ियों से ज्यादा दूर नहीं होते थे, ठीक है। पहाड़ियों के नजदीक होते थे इसलिए ये लोग
पत्थरों का उपयोग समुचित ढंग से करते थे। ठीक है, कई बस्तियों में तांबे की वस्तुएं बहुत याद से मिली है। मतलब इनके जो ताम्रपाषाणिक स्थलों का ये जो उपयोग किया गया है, इनके स्थलों को जब हम देखते हैं तो तांबे की वस्तुओं का बहुत मात्रा में पाया जाना इस बात को संभावना दिखाती है कि इस समय का मानव पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी उपयोग कर रहे थे। ठीक है, यही हाल आहार और गिलकुंड में भी प्रतीत होता है। ये मतलब ये जो बताया जा रहा है इलाहाबाद और भारत के बिहार उत्तर प्रदेश जिलों के बारे में सेम ऐसा ही बताया जा रहा है आहार और गिलकुंड के बारे में। ठीक है, जो कामोवेश राजस्थान की वानस घाटी के शुष्क स्थलों में पड़ते हैं। ये आहार और गिलकुंड के बारे में बताया जा रहा है जो राजस्थान के वानस घाटी के शुष्क इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, अन्यान समकालीन कृषक ताम्रपाषाण संस्कृति के विपरीत आहार में वास्तव में सूक्ष्म आसान औजारों का इस्तेमाल नहीं होता था। मतलब बताया जा रहा है कि आहार में इतने छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है, यहाँ पत्थर की कुल्हाड़ियों और फलकों का लगभग अभाव है। ये जो राजस्थान में हम देखते हैं पत्थर के जो सूक्ष्म फलक जो थे या फिर कुल्हाड़ियाँ थी, इनका अभाव पाया जाता है। ठीक है, इसकी वस्तुओं में कई सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और कई चादरें भी है। ये जो राजस्थान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से जो आर्कोलॉजिकल साइट से जो मिले हैं, इसमें सपाट कुल्हाड़ियाँ, ठीक है, चूड़ियाँ और कई चादरें मिले हैं। ठीक है, जो सभी तांबे के हैं। इस समय का ये जो मानव है जो तांबे का उपयोग अपने कार्य वस्तुओं में कर रहे हैं। ठीक है, जो सभी तांबे की है। ये जो सपाट कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, चूड़ियाँ चूड़ियाँ जिसको हम पहनते हैं, चादरें जो है तांबे की मिली है। हालांकि एक चादर कांसे का भी आरंभ है। ठीक है, यहाँ जो आर्कोलॉजिकल साइट से जो मिला है उसमें तांबे के साथ साथ कांसे का भी प्रयोग को दिखाया गया। ठीक है, तांबा पास ही उपलब्ध था। बोल सकते हैं कि इस समय तांबा का जो उपयोग था नजदीक था। ठीक ना, जो कार्य वस्तु में बहुत आसानी से मिल जाता था। ठीक है, आहार के लोग शुरू से ही धातु क्रम जानते थे। आहार अवस्था के लोग अपना जीवन की शुरुआती दिनों से ही धातु के बारे में जान चुके थे। ठीक है, आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। तांबा वाली जगह किसको कहते हैं? आहार सभ्यता को। ठीक है, ये जो है आहार सभ्यता को तांबे वाली जगह के रूप में जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हम लिख लेंगे। ठीक ना, आहार के जो लोग थे ये धातु का उपयोग जानते थे। ठीक ना, इसलिए इसलिए ये लोग को क्या कहते थे? तांबा वाली जगह या ताम्बवती कहते थे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ देखते हैं आहार संस्कृति का ये जो काल है 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच रखी गई है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आहार सभ्यता के ये जो लोग हैं इनका जो टाइम पीरियड बताया गया है ये 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है। ठीक है, और गिलकुंड उस संस्कृतियों का स्थानिक केंद्र माना जाता है। गिलकुंड जो है आहार संस्कृति का प्रमुख स्थानीय केंद्र के रूप में गिलकुंड माना जाता है। ठीक है, आहार संस्कृति का ये जो टाइम पीरियड है 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इन्हें लिख लेंगे। आहार संस्कृति के अंतर्गत ही ये गिलकुंड माना जाता है। गिलकुंड उस संस्कृति का एक स्थानीय केंद्र माना गया। ठीक है, गिलकुंड में तांबे के टुकड़े मिले। क्या मिले हैं? तांबे के टुकड़े। ठीक है, यहाँ एक प्रस्तर फलक का उद्योग भी पाया गया है। ये ऐसा मालूम पड़ता है कि गिलकुंड एक स्थानीय स्थानीय केंद्र के रूप में तो बताया गया है। बताया ये भी गया है कि गिलकुंड में ऐसे उद्योग धंधे भी थे
जहाँ से प्रस्तर फलक मतलब तीर के आकार का टूल्स पाए गए हैं। ये टूल्स को अपने जरूरत के हिसाब से बनाकर या फिर स्थानीय जगहों पर ये लोग उद्योग के माध्यम से इधर से उधर पहुंचाया करते थे। ठीक है। महाराष्ट्र के जरवे और चंदौली में सपाट आयताकार ताम्र कुठार पाए गए हैं और चंदौली में तांबे की छेनी मिली है। चंदौली में क्या मिले हैं? तांबे की छेनी। ठीक है। अब महाराष्ट्र के जरवे और चंदौली में क्या मिले हैं? आयताकार ताम्र कुठार पाए गए हैं। मतलब आयताकार तांबे का मुट्ठा वाला पाया गया है। क्या चीज? कुल्हाड़ियों का हैंडल, कुठार, ताम्र कुठार। ठीक है। और कुल्हाड़ी से संबंधित। ठीक ना। चंदौली में तांबे की छेनी पाई गई है। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ताम्रपाषाण के लोग विभिन्न प्रकार के मृत भांडों का व्यवहार करते थे। यह बताया गया है कि ताम्रपाषाण अवस्था में या उस समय का जो संस्कृति थी, वो लोग अपने जरूरत की वस्तुओं को रखने के लिए या खाने पीने के लिए या अन्य साधनों के रूप में मृत भांडों का प्रयोग करते थे। या हो सकता है कि उस समय का मानव अपने उपज की वस्तुओं को रखने के लिए किसी स्थान में हम उन अनाजों को सुरक्षित रखते हैं, रखने के लिए किसी बर्तन का उपयोग होता होगा। ठीक है। तो उस समय का मानव मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे, जिसको मृत भांड कहते हैं। ठीक है। इसमें से एक किस्म के बर्तन काले एवं लाल रंग की है। लगता है कि इनका प्रयोग 2000 ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर होता आया है। ये जो बताया गया है ताम्रपाषाण काल के लोगों के बारे में, ये जो अपना बर्तन बनाते थे काले और लाल रंग का मिट्टी का बर्तन होता था। ठीक है। और इसका उपयोग 2000 ईसा पूर्व के समय में बहुत ही तेजी से हो रहा था। ठीक है। ये चाकों पर बर्तन बनाते थे और कभी कभी इन पर सफेद रैखिक आकृतियां भी बनी रहती थी। इनका ये जो बर्तन है चाक के माध्यम से बनाया जाता था। अभी के टाइम में भी देखते हैं, ये जो बर्तन जो बनाया जाता है चाक के माध्यम से ही बनाया जाता है। ठीक ना। उस समय में भी चाकों के माध्यम से बर्तनों का बनाना स्टार्ट हो गया था। ठीक है। साथ ही साथ डिजाइन के लिए उन बर्तनों पर सफेद रंग की रैखिक आकृतियां बनाते थे। मतलब जैसे आजकल के जो मिट्टी का जो बर्तन मिलता है बाजारों में, देखते हैं शादी के टाइम में, उसमें पेंट के माध्यम से अच्छे अच्छे डिजाइन बना दिए जाते हैं, जिसे देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है। सेम वही कंडीशन उस समय भी था। ताम्रपाषाण काल के संस्कृतियों में भी उस समय में भी उन बर्तनों को अच्छा दिखने के लिए उन पर सफेद रंग की लाइनें या कह सकते हैं कि आकृतियां, कुछ सुंदर सुंदर फूल या चिड़िया या और कुछ इनसे जुड़े आकृतियों को बना देते थे। ठीक है। यह केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में ही नहीं है। ये जो बताया जा रहा है कि इस समय ये जो मानव अपने ये जो मृद भांड है उस पर ये जो आकृतियां बनाते थे, ये केवल राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ही नहीं है, बल्कि बिहार और पश्चिमी बंगाल में भी पाए गए बस्तियों के बारे में भी है। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि समपाषाणिक काल की ये जो वस्तुएं हमें मिले हैं, ये जहां जहां भी मिले हैं ऐसे ऐसी बर्तनों में आकृतियां मिली हैं। ठीक है। उस समय बर्तनों को सजाने के लिए वे अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा सुंदर बनाते थे। ठीक है। अब उस समय का ये जो मिट्टी है, ये लाल है या काला है, ठीक है, इसके अनुसार से इनका उपयोग का तिथि क्रम का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। तो हम देखते हैं आगे की ओर दोस्तों। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात, गोड़ीदार तस्करियां, गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। ये जो बताया गया है महाराष्ट्र और बिहार के रहने वाले जो लोग थे ताम्रपाषाण युग, उसमें एक ऐसे बर्तनों का उपयोग करते थे जिसमें टोटियां लगी हुई थी। मतलब कि आगे की ओर बर्तन में एक आगे की ओर लगा हुआ रहता था, जिसके माध्यम से जल को निकाला जाता था। ठीक है। इसको टोटिया बोलते हैं। जैसे जैसे कि हम लोग की तरफ जो आता है, टोटिया बोलते हैं नल। नल जैसा लगा रहता था, जिसके माध्यम से जल को हम उसमें भरते थे और उसके माध्यम से
पानी को पीने के रूप में, या फिर गिलास में, या कुछ ऐसे बर्तन हैं जिनमें हम पानियों का मोटियों के माध्यम से निकालते थे। ठीक है, बताया गया इसका जो तस्तरियां थी, मतलब प्लेट जैसा, उसके नीचे पेंदे जैसा बना हुआ था। ठीक है, कटोरी भी उसी तरीके से बने जाते थे। ऐसा समझना गलत होगा कि काला एवं लाल मृतभांड का प्रयोग करने वाले सभी लोग एक ही संस्कृति के थे। मतलब ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि लाल और काला मृतभांड, मतलब मिट्टी का जो बर्तन बनाते थे, ये सभी लोग एक ही संस्कृति के लोग थे। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, हम इनके मृतभांडों और उपकरणों की संस्कृतियों में अंतर देख सकते हैं। ये जो समय समय के अनुसार इनकी जो मिट्टियां मिली हैं, मिट्टियों का बर्तन, इनको देखने के आधार पर हम इसकी आकृतियों में भी अंतर पाते हैं। ठीक है, और उन्हीं के अनुसार हम इनके उपकरणों का भी क्या करते हैं, अंतर देखते हैं। ठीक है, ये जो है, ये जो चित्र दिखाया गया है, इसमें देखिए देखिए दिखाया गया है कि एक में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपल, तुरगढ़, हनुमानगढ़, सुनहुद्रो, झुकार, अमरी, गंगानद क्षेत्र, कौशाम्बी, आलमगीरपुर, ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र या चंबल नदी क्षेत्र, नगदा, परमार, खेदी, चुगनी, सकरौड़ा, भीनसुरी, ये सारे आर्कोलॉजिकल साइट है। ठीक है ना दोस्तों, देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ पाषाणिक स्थल, ये जो लिखा हुआ है 7, 8, 4, ये सब जो है, ये सब यहाँ जो बताया गया है, इनका ये क्षेत्र है। ठीक ना, देख लेते हैं इसको। ये ताम पाषाणिक काल का ये स्थल के बारे में दिखाया गया है। ठीक ना, कि उस समय का कैसा कैसा दिखता था। ठीक है, ये उनका लोकेशन को बताया गया है कि इस जगह पर कौन कौन सी सभ्यता एवं संस्कृतियां पनपी है। ठीक है, हड़प्पा पाषाण कालीन स्थल। ठीक, इस करके देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं, हम ये जो ताम्र पाषाण युग की कृषक संस्कृतियां हैं, इसमें अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान, अभी जा रहे हैं दक्षिण पूर्व राजस्थान, इधर इधर। ठीक ना, दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश। देखिए दोस्तों, ये जो हम पढ़ रहे हैं भारत के समपाषाणिक सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में, तो जब हम पढ़ने के लिए बैठेंगे तो इंडियन मैप भी लेकर बैठेंगे, जिससे हमको ये समझने में आसानी हो कि उस समय का ये जो है डायग्राम है, हम माप के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक ना, दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, अनियन और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालते और खेती करते थे। ठीक है, जीवन को जीने के लिए कुछ तो कार्य करने पड़ेंगे। ठीक ना, तो उसी समय का मानव, यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग अपने जीवन को जीने के लिए ताम्रपाषाण युग में पशुओं को पालते एवं खेती करते थे। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि वे लोग गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस पालते थे। ठीक है, क्या क्या पालते थे? गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस। ठीक है, हिरण का शिकार करते थे। ये तो पशु पालते ही थे, के साथ साथ शिकार भी करते थे। किसका शिकार करते थे? हिरण का। ठीक है, इस क्षेत्रों में जब खुदाई हुई है तो खुदाई के दौरान ऊंट का भी अवशेष मिले हैं। क्या का मिले हैं? ऊंट का। यह स्पष्ट नहीं होता है कि ये घोड़े से परिचित थे या नहीं। मतलब ऐसा माना जाता है उस समय घोड़ा था या नहीं, लेकिन कुछ अवशेष की पहचान घोड़े या गधे या जंगली गधे के अंग के रूप में की गई है। मतलब ये कंफर्म नहीं है कि उस समय घोड़े थे या नहीं।
लेकिन खुदाई के दौरान जो वस्तुएं मिले हैं, मतलब अस्थि पंजर मिले हैं, उनसे ये देखा जा सकता है या अनुमान लगाया जा सकता है घोड़े का होगा या गधे का या जंगली गधे का, ठीक ना। ये लोग मांस तो अवश्य खाते थे, ये यहाँ के ये जो लोग थे मांस भी खाते थे, ठीक है, किंतु सुअर का मांस अधिक नहीं खाते थे। ये लोग सुअर का मांस अधिक नहीं खाते थे, ठीक है। ध्यान कर्षण ध्यान कर्षक बात यह है कि ये लोग गेहूं और चावल उपजाते थे। क्या उपजाते थे? गेहूं और चावल। ये जो दक्षिण पूर्व आर्कोलॉजिकल साइट है ताम्रपाषाणिक युग, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के ये जो क्षेत्र जो थे, कृषि पशुपालन के साथ साथ ये अपने जीवन को जीने के लिए जो फसलों को उगाते थे, इसमें गेहूं और चावल उपजाते थे, ठीक है। इनके मुख्य अनाजों के अतिरिक्त ये बाजरे की भी खेती करते थे, बाजरे का खेती करते थे, ठीक है। वे मसूर, उड़द, मूंग आदि कई दलहन एवं मटर भी पैदा करते थे, ठीक है। दाल का भी प्रयोग करते थे, ठीक ना। ये सारे उस समय का बर्तन को दिखाया गया है। ये जो बोल रहे थे टूटी दाल, इसी को बोलते हैं। तो देखिए ये जो है ये लगा हुआ है, ठीक ना। के माध्यम से ये जल को इसमें रख जल को इसमें मान ली जाए, जल को इसमें भर दिया, पूरा ही भर गया, ठीक, पूरा जल इसमें भर गया। ये है टोटी, टोटी है ये, ठीक ना। नल, नल जैसा, इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर करेगा तो इधर से इधर पानी गिरेगा, ठीक ना। इसी को टूटीदार बोलते हैं, टूटीदार बर्तन, ठीक ना। तरीके से ये लोग अपने जरूरत के हिसाब से प्रयोग करते थे, ठीक है। तो बर्तनों को देख सकते हैं कि इसका जो बर्तन है, जो हम बता रहे थे कि इनके बर्तनों में अ, रैखिक आकृतियां होती थी, ये देख सकते हैं ना, है ना, रैखिक आकृतियां, ये सारे आकृतियां, ये सारे पेंटिंग जैसा बनाया जाता था, ठीक है। देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। मतलब अपने जरूरत के हिसाब से ये लोग वस्तुओं को थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए बर्तनों पर डिजाइन बना दिया करते थे ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सभी अनाज कहाँ मिले हैं? ये सभी जो अनाज जो मिले हैं, मसूर, उड़द, मूंग, दलहन, मटर, ये सब जो पैदा पैदा करते थे, जो ये सारे जो हैं देखने को कहाँ मिले हैं? ये सभी अनाज महाराष्ट्र में, कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर नवदा टोली में मिले हैं। ये जो नवदा टोली जो स्थान है, जहाँ पर आर्कोलॉजिकल साइट के रूप में हम जान सकते हैं, यहाँ जब खुदाई हुई है तो दलहन की साक्ष्य मिले हैं, जिसमें मसूर, उड़द, मूंग और मटर भी पाए गए हैं, ठीक है। ये कहाँ पाए गए हैं? नवदा टोली में। नवदा टोली कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र की नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज भारत के अन्य किसी भी स्थल में शायद नहीं मिले हैं। ये खुदाई जो आर्कोलॉजिकल साइट जो हुआ है पैलियोलिथिक एज का, तो किसी भी साइट से इतने सारे दलहन की वस्तुएं, दलहन नहीं मिले हैं, ठीक ना। इसमें क्या मिले हैं? मसूर, उड़द, मूंग, मटर, ये सारे मिले हैं। कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं महाराष्ट्र के नवादा टोली में, ठीक है। खुदाई के परिणाम स्वरूप ये जो इतने सारे जो अनाज मिले हैं वो और कहीं नहीं मिले हैं, सबसे ज्यादा यही मिले हैं। कहाँ मिले हैं? नवदा टोली में, ठीक है। नवदा टोली के लोग बैर और अलसी का अलसी भी उपजाते थे। नवदा टोली के जो लोग थे बैर के साथ साथ अलसी भी उपजाते थे, ठीक है। दक्कन की काली मिट्टी मिट्टी में कपास की पैदावार होती थी। कपास की जो खेती होती है काली मिट्टी में होती है, तो उस समय दक्कन एक ऐसा जगह है जहाँ पर काली मिट्टी में कपास की पैदावार होती थी, ठीक है। निचले दक्कन में, मतलब दक्कन जो स्थान है इनके निचले हिस्से में रागी, बाजरा और इस तरह के अन्य
अनाजों की खेती होती थी। दक्कन का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर काली मिट्टी रहने के कारण कपास की खेती होती थी। ठीक ही इसके निचले हिस्से में क्या क्या खेती होती थी? रागी की, बाजरा की और अन्य अनाजों की खेती होती थी। ठीक है, ये जो बताया गया है, नवदा टोली मालवा, मालवा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन, इनका जो कार्यकाल बताया गया है 1500 ईसा पूर्व बताया गया है। ठीक है, ये सारे बर्तन हम देखते हैं इस समय अपनी जरूरत के हिसाब से पानी पीने के लिए एवं वस्तुओं को रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, इन सारे मृत भांडों का उपयोग करते थे। ठीक है, किसी में टूटी लगा हुआ है, किसी में नहीं है, ये गिलास जैसा लग रहा है, पानी पीने के यूज में करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पूर्वी भारत में बंगाल और बिहार और पश्चिमी बंगाल में, ठीक ना, मछली पकड़ने की कांटे जिसको हम बंसी कहते हैं। ठीक है, जहां तक ये जो मिला है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि पूर्वी भारत में बंगाल और बिहार में मछली पकड़ने के बंसी मिले हैं। ठीक है, ठीक है, जहां हम चावल भी पाते हैं। क्या पाते हैं? चावल। इससे मालूम होता है कि मछली और भात पूर्वांचल के लोगों का आहार था, जो देश के उस भाग में आज भी प्रचलित है। ऐसे भी आप कलकत्ता की तरफ जाइएगा, पश्चिम बंगाल के बारे में बताया जा रहा है कि मछली और भात यहाँ के लोग भोजन के रूप में करते थे। ठीक है, राजस्थान की बानस घाटी की अधिकांश बस्तियां छोटी है। ये जो बताया जा रहा है कि राजस्थान की बानस घाटी है, क्या है? छोटी है, किंतु आहार और गिलकुंड लगभग 4 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। ये राजस्थान के जो बांस घाटी है छोटी है, ठीक है, किंतु ये जो आहार का जो क्षेत्र है गिलकुंड लगभग 4 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। ये थोड़ा सा कट गया है, अपरिचित होंगे। ठीक, परिचित नहीं थे। ये बताया गया है कि ताम्रपाषाण के लोग जो थे पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, इसका इस्तेमाल कभी कभी ही होता था। जैसे गिलुंद में 1500 ईसा पूर्व के आसपास, या यहाँ बताया जा रहा है कि 1500 ईसा पूर्व के समय के आसपास यदा कदा वे अपना घर कच्ची ईंटों के बनाते थे। ठीक है, पर अधिकतर गीली मिट्टी ठोक कर बनाते थे। वे अपना जो घर बनाते थे कच्ची ईंटों का बनाते थे, या फिर मिट्टी का गोल गोल, जिसको थोक बोलते हैं, गोल गोल करके के ऊपर रख रख कर बनाते थे। क्या? दीवार या घर। ठीक, घरों पर छप्पर भी दिए जाते थे। घर बनेगा तो उस पर छप्पर तो देना ही है, ताकि धूप या बारिश से बच सके। ठीक है, लेकिन आहार के लोग, यहाँ बताया जा रहा है आहार के लोग के बारे में। आहार के लोग जो थे, आहार के लोग पत्थर के घर में रहते थे। ठीक है, अब तक पता चले 200 जरबे स्थलों में गोदावरी और दैमाबाद सबसे बड़ा है। गोदावरी और दैमाबाद जरबे स्थलों का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। ठीक है, यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रहते थे। ये जो है दैमाबाद, यहाँ यहाँ के लोग 20 हेक्टेयर की भूमि में फैले हुए थे, और लगभग ऐसा बताया जाता है यहाँ के लोग जो 20 हेक्टेयर में फैले थे, लगभग इनकी जनसंख्या 4000 होगी। ठीक है, यह पत्थर और मलबे की बुर्जों वाली कच्ची दीवार से घेर कर गढ़ जैसा बनाया प्रतीत होता है। इनका जो ये जो कच्ची दीवार है,
और इनका जो ऊंची ऊंची स्थल है, जिनको देखने पर ऐसा मालूम पड़ता है ये गढ़ जैसे स्थानों पर रहते थे। मतलब ऊंची वस्तुओं, बाढ़ या अन्य अपनी सुरक्षा की वस्तुओं से ये अपने मकानों के ऐसे ऊंची स्थानों पर बनाते थे। ठीक है। दैमाबाद की खाती भारी संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। दैमाबाद के बारे में जो हम पढ़ते हैं आर्कोलॉजिकल साइट में, इसका पहचान कांसे की वस्तुओं के रूप में किया गया, क्योंकि यहाँ भारी संख्या में कांसे की वस्तुएं मिली है। ठीक है। इसमें से कुछ वस्तुओं पर, इसमें यहाँ दैमियाबाद में जो कुछ वस्तुएं मिले हैं, इन वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति के प्रभाव लक्षित होता है। दैमियाबाद के जो कुछ वस्तुएं मिले हैं, ये हड़प्पा स्थल के बारे में हमें बताता है। ठीक है। ये जो मिला है जरबे महाराष्ट्र से प्राप्त लाल पर काले रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तन, ये 1200 ईसा पूर्व बताया गया है। जरबे का ये संस्कृति में जो बर्तन जो मिले हैं, इसका जो कार्यकाल है 1200 ईसा पूर्व बताया गया है। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, लिख लेंगे इन्हें। और इनका जो ये दो बर्तन है, लाल पर काले रंग की चित्रित मिट्टी का बर्तन है, लाल और काला मिलाकर बनाया गया है। ठीक ना। इसमें देख सकते हैं पेंटिंग जैसा भी बनाया गया है, इसी को टूटी बोलते हैं ना, जिसके माध्यम से पानी पीने के लिए प्रयोग किया जाता होगा, या उस समय के रोजमर्रा की जिंदगी में इन सारी चीजों का उपयोग किया जाता था। ठीक है। ये अपने वह जो बर्तन बनाते थे, इन पर खूबसूरती के लिए चित्रकारी भी करते थे। ठीक है। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था में, पश्चिमी महाराष्ट्र के ओर हम जब बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं जब शुरू शुरू के दिनों में महाराष्ट्र का ये जो गांव है, इनाम गांव स्थल पर चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्चे मिट्टी के मकान और गोलादार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। ठीक है। मिट्टी के मकान मिले हैं, साथ ही साथ गोलाकार आकार के गड्ढों वाला मकान मिले हैं। ठीक है। बाद की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में, ठीक ना, 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार और एक कमरा वृत्ताकार है। यहाँ जो कमरे मिले हैं, 5 कमरे, 4 आयताकार हैं और एक गोल है। ठीक ना। ये मकान बस्तियों का केंद्र में है। ये जो है मकान जो मिला है, उन सारी बस्तियों को, उन सारे जो इलाके हैं उसके बीच में पाया गया। ठीक है। 4 गोलाकार, 4 आयताकार है और एक गोलाकार है। ठीक है। यह किसी सरदार का मकान रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये किसी सरदार का, या उस समय का जो उन सारे स्थलों में जो प्रमुख होते थे, उनका मकान बताया जा रहा है। ठीक है। इसके निकट में ही जो कोठार है, उसमें राजस्व के रूप में वसूला गया अनाज जमा किया जाता होगा। ठीक ना। जो कोठार मिला है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि उस समय जो अनाज वसूला जाता था राजस्व के रूप में, उसमें जमा किया जाता। ठीक है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती है। इनाम गांव जो है ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती के रूप में बताया गया है। ठीक है। इसमें 100 से भी अधिक घर, कई कब्रें पाई गई है। ठीक ना। 100 से अधिक घर और कई कब्र भी पाए गए हैं। ठीक है। यह बस्ती किला बंद है और खाई से घिरी हुई है। इनाम गांव का ये जो बस्तियां हैं, इसमें 100 से अधिक घर हैं। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें कब्रें भी पाए गए हैं। दाह संस्कार के लिए ये लोग अपने घरों का ही उपयोग करते होंगे, या अपने आसपास के क्षेत्रों में ही दाह संस्कार करते थे। ठीक है। यह बस्ती जो है किलाबंद, घेर घेर कर बनाया गया है। ठीक ना, कि साथ ही खाइयों से भी घिरी है, कि बाहर के लोग इसमें प्रवेश ना करें। ठीक है। ताम्रपाषाण युग के लोग कला और शिल्प के बारे में
बहुत से तथ्य ज्ञात हैं। इस समय का मानव कला और शिल्प के बारे में भी जानते थे। ठीक है, ये तांबे के शिल्प कर्म में निसंदेह दक्ष थे। तांबे की वस्तुओं बनाना बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। ठीक है, पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। बताया जा रहा है कि पत्थर का ये जो वस्तुएं हैं उन्हें घिस कर बहुत अच्छी तरीके से ये अपने जीवन में उपयोग करते थे। हमें तांबे का औजार, हथियार, कनक मिले हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण युग की ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है इसमें तांबे का औजार, हथियार और छोटे छोटे कंकर कंकर जैसे गोल गोल कुछ मिले हैं। शायद ये पहनने के लिए माला के रूप में उपयोग करते थे, या फिर उस समय इनकी कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के रूप में इन्हें गिना जाता होगा। ठीक है, वे कैमेलियन, स्टेटाई और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके एवं गुटकाएं भी बनाते थे। ठीक है, इसमें देख सकते हैं ये जो है कैमेलियन, स्टेटाइट, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे पत्थर का उपयोग करते थे ताम्रपाषाण युग में। ठीक ना, ये लोग कताई और बुनाई जानते थे। सूती का वस्त्र बनाना भी जानते थे। ठीक ना, कताई बुनाई, क्योंकि मालवा में चरखे और तकनीकियां मिली हैं। मालवा का ये जो संस्कृति है यहाँ पर चरखे और तकलियां भी मिली हैं। ठीक ना, महाराष्ट्र में कपास, सन और समेल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। ठीक है, इसमें यह सिद्ध होता है कि ये लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ कपास और सन के सेमल की रुइयां भी मिली है। ठीक है, अनेक स्थलों अनेक स्थलों पर प्राप्त इन वस्तुओं के शिल्पों के अतिरिक्त हमें इनाम गांव में कुम्भकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौनों की मूर्तियां, जिसको टेराकोटा कहते हैं, कारीगरी दिखाई पड़ती है। ठीक ना, यहाँ के लोग कुम्हार का काम करते थे, धातुओं से वस्तुओं को बनाते थे। ठीक है, हाथी दांत से बोल सकते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं के साथ साथ मूर्तियां भी बनाते थे। ठीक है, ताम्रपाषाण अवस्था में अनाज, भवन, मृतभांड आदि क्षेत्रों में अंतर दिखाई पड़ती है। ठीक है, भवन का निर्माण या उनके मिट्टियों का बर्तन, इन चीजों में उनके क्षेत्रीय अंतर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, पूर्वी भारत चावल उपजाया उपजाता था। ठीक है, पूर्वी भारत में महाराष्ट्र नहीं बोलेंगे, मतलब महाराष्ट्र से ऊपर का ये जो क्षेत्र है, कोलकाता, बिहार, इन सारे क्षेत्रों में गेहूं गेहूं की खेती की जाती थी। ठीक ना, जो पश्चिमी भारत, जौ और गेहूं की। ठीक ना, चावल तो उपजाया जाता था ही बंगाल की तरफ, इसके साथ साथ गेहूं और जौ भी। तिथि क्रम से देखें तो मालवा और मध्य भारत की कई बस्तियां जैसे कायथा, एरन, पूर्वोत्तम प्रतीत होती है, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी भारत की बस्तियों बाद बहुत बाद की है। जो बताया जा रहा है कि पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी भारत की बस्तियां बहुत बाद में अ, उद्भव हुआ होगा, उधर से ही, इधर से पश्चिमी भारत से ही इधर की ओर अपने जीवन को प्रस्थान किया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे की ओर उसके सब संस्कारों और धार्मिक संप्रदायों के बारे में कुछ आभास मिलता है। पाषाण युग के ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ पर हम इनके वस्तुओं के साथ साथ इनके मृत भांड या टूल्स, हथियार जो तांबे का मिला है, या फिर पत्थर का पॉलिशदार मिला है। ठीक है, उसके साथ साथ हम उसके
रीति रिवाजों को देखने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि उसका शव संस्कार धार्मिक संप्रदायों के बारे में कुछ आभास मिलता है। ठीक है, महाराष्ट्र के लोग मृतकों को अस्थि कलश के रूप में, अस्थि कलश आज भी कलश में जो रखते हैं ना राख, सेम उसी तरीके से महाराष्ट्र के लोग अस्थि को कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण स्थिति में गाड़ते थे। घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण स्थिति में गाड़ते थे। ठीक है, हड़प्पाई लोग की तरह अलग अलग समाधि भूमि नहीं होती थी। हड़प्पा के जो कल्चरल में देखने को मिलती हैं, सेम उसी तरीके से इनका भी ये जो समाधि की भूमि है, कब्रगाह है, ठीक ना, अलग अलग नहीं होती है। कब्र में मिट्टी की हांडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। ठीक है, जो जाहिर करता है कि परलोक में मृतक के इस्तेमाल के लिए होती थी। मतलब मृत्यु के पश्चात उनके कब्र में मिट्टी के बर्तन और तांबे की कुछ प्रिय वस्तुएं रख दिए जाते थे। ऐसा उन्हें प्रतीत होता है कि मृत्यु के बाद ये लोग इनका क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। ठीक है, मूर्तिकाओं, खिलौनों की मूर्ति, खिलौनों की मिट्टी की लघु मूर्तियां में महिलाओं की पुतलियां, जिससे प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मृत्यु देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा। क्योंकि उस समय जब खुदाई हुआ है तो मूर्तियों में महिलाओं की मूर्तियां ज्यादा पाई गई है। ठीक है, कई कई कच्ची मिट्टी की नग्न पुतलियां भी पूजी जाती थी। इनाम गांव जो है, यहाँ पर मिट्टी की जो मूर्तियां मिली हैं, मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाए जाने वाली ऐसी प्रतिमा से क्या करते हैं, मिलती है। ठीक है, ये जो इनाम गांव है, मकानों की सांस्कृतिक पुनर्रचना देख सकते हैं, कुछ गोलाकार है। ठीक है, ऐसे देखिए ये सारी बस्तियां हैं। ठीक है, ताम्रपाषाण युग की बस्तियां देखिए कैसा है। ठीक है, मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ी शैली की वृषक मूर्तियां यह सूचित करता है कि वृषक वृषक मतलब सांड जैसी धार्मिक संप्रदायों का प्रतीक था। उस समय सांड को बहुत ही पवित्र जानवर के रूप में माना जाता था। ठीक है, बस्तियों का ढांचा, उत्सव, संस्कार, विधि दोनों से पता चलता है कि सांस्कृतिक समानता आरंभ हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि सामाजिक असमानता के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि उसकी जो बस्तियां थी, जहाँ वो लोग रहते थे, या फिर उनका जो मृत्यु के पश्चात शव संस्कार की जो विधि है, उनसे पता चलता है कि समाज में भी असमानता शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में पाई गई जरबे बस्तियों में एक तरह का निवासगत अधिकतम ऊंच नीच का क्रम दिखाई देता है। ये जो महाराष्ट्र के आर्कोलॉजिकल साइट हैं, पाषाणिक जरबे संस्कृतियां, वहाँ का ये जो निवास स्थल है, वहाँ पर ऊंचा से लेकर नीचा तक दिखाया गया। ठीक ना, कुछ ऊंचे जगह पर बने हैं, कुछ नीचे जगह पर बने हैं। कुछ बस्तियों तो 20 हेक्टेयर तक बड़ी बड़ी है। मतलब कुछ ऐसा बस्ती है जहाँ 20 हेक्टेयर तक बड़ी बड़ी है। ठीक है, जबकि कुछ 5 हेक्टेयर या उससे छोटी है। ठीक है, कुछ 20 हेक्टेयर तक की बस्तियां हैं तो कुछ 5 हेक्टेयर तक है। ठीक है, इससे द्वितीय स्तरीय निवास का आवास मिलता है। ठीक है, मतलब एक एक जो ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, कौन थोड़ा सा उन्नत कहेंगे, समझ सकते हैं। और जो जो कम हेक्टेयर में है, मतलब 5 हेक्टेयर में है,
जो 20 हेक्टेयर में है, जो 20 हेक्टेयर में है उसका थोड़ा सा हम देखते हैं, बड़ा बड़ा है, ठीक ना। जो 5 हेक्टेयर है या उससे छोटी है का जो निवास स्थान है, ठीक ना, ये जो है थोड़ा सा कम क्वालिटी का, या कह सकते हैं कि नीचा थोड़ा सा मिलता है, ठीक है। बस्तियों का विस्तार में अंतर का अर्थ है बड़ी बड़ी बस्तियों पर छोटी छोटी वस्तुओं का दबदबा होना। मतलब जो बड़ा बड़ा बस्ती है वो उस समय छोटे छोटे बस्तियों पर अपना प्रभाव जमाए रखता था, ठीक है। लेकिन बड़ी और छोटी दोनों तरह की बस्तियों में सरदार और उनके नातेदार आयताकार मकानों में रहते थे। बड़ी बस्ती हो या छोटी बस्ती हो, ठीक ना, इनका ये जो सरदार थे आयताकार मकान में रहते थे, ठीक है। गोल झोपड़ियों में रहने वालों पर प्रभुत्व रहते करते थे। मतलब आयताकार मकान में रहते थे, लेकिन जिसका झोपड़ियाँ गोल होता था वो थोड़ा सा ज्यादा पावर का मिलता है, ठीक ना। इसका प्रभुत्व समाज में बहुत अच्छा था, ठीक है। इनाम गांव में शिल्पी और पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र में रहता था। इनाम गांव में ये जो शिल्पी या व्यवसाय टाइप के ये जो लोग थे पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार जो होते थे वहाँ का मुख्य लोग वो बीच में रहते थे, केंद्र में रहते थे, ठीक है। इससे निवासियों के बीच सामाजिक दूरी जाहिर होती है, ठीक है। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदोली और नेवासा बस्तियों में पाया गया है कि कुछ बच्चों को उसके गले में तांबे की मनके का हार पहना कर दफनाया गया है, जबकि कुछ बच्चों की कब्रों में कफन के तौर पर कुछ बर्तन के पात्र हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पश्चिमी महाराष्ट्र के चंदोली और नेवासा बस्तियों में जो बच्चों का जो शव मिला है, शव नहीं कह सकते हैं, कब्रों का ये जो मिला है उसमें जो अच्छे किस्म के होते थे, मतलब अच्छे परिवार से होते थे, उनके गलों में तांबे के मनके मिले हैं हार के रूप में, ठीक है। जबकि जो थोड़ा सा निम्न वर्ग के लोग होते थे उनके गलों में ये ऐसी वस्तुएं नहीं मिली हैं, और सिर्फ इसमें कुछ बर्तन ही मिले हैं, ठीक है, यहाँ पर बताया गया, ठीक है। इनाम गांव में एक वयस्क आदमी मृतभांड और कुछ तांबे के साथ दफनाया गया है। इनाम गांव में, ठीक ना, मिट्टी के कुछ बर्तन और तांबे का कुछ के साथ दफनाया गया है। कायथा में एक घर में, कायथा कायथा भी है, ठीक ना, जहाँ 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाए गए हैं। कायथा के एक घर में 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाए गए हैं, ठीक है। इस स्थान में स्टेटाई कैमिलियन जैसे उत्कृष्ट पत्थरों की गोलियों का हार पात्र में पात्रों में जमा पाए गए हैं। इससे ये पता चलता है कि इस समय का मानव जो अच्छी स्थिति के थे वे मरने के बाद अपनी जरूरत की वस्तुओं को भी कब्र में रख दिया करते थे, ताकि उन्हें ऐसा लगता था ये लोग बाद में इनको उपयोग करेंगे, ठीक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिसके पास ये सारे वस्तुएं होते थे ये क्या थे, धनी थे, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तिथि तिथि कर्मित दृष्टि से गणेश्वर स्थल विशेष रूप से अवलोकनीय है, ठीक है। यह राजस्थान में खेती ताम्रपट्टी के सिकुर झुनूर क्षेत्र की तांबे की समृद्ध खानों के निकट में है। ये राजस्थान का जो है क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है, ठीक ना। इस क्षेत्र में खुदाई से निकली तांबे की वस्तुएं, तीर के नोक, बर्छे की फाल, बंसियां, स्लेट, कंगन, छेनी मिले हैं। ये
राजस्थान में जो मिले हैं टिकुर झुनूर क्षेत्र में, ठीक ना। इसमें कुछ कुछ की आकृतियां सिंधु स्थलों से मिली इन स्थलों की आकृतियों से मिलती है। ये जो राजस्थान में जो वस्तुएं मिले हैं, इन वस्तुओं का जो आकृतियां हैं सिंधु घाटी सभ्यता से मिले स्थलों से जो वस्तुएं मिले हैं उनसे मिलते हैं, ठीक है। पक्की मिट्टी की एक पिंडिका भी ऐसी मिली है जो सिंधु टाइप से मिलती जुलती है। ये जो राजस्थान के आर्कोलॉजिकल साइट से जो ताम्रपाषाणिक स्थल मिले हैं, ठीक ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती जुलती हैं, ठीक है। इसमें बहुत सी सूक्ष्म पाषाण वस्तुएं भी मिली हैं जो ताम्रपाषाण संस्कृतियों से परिचायक है। यहाँ गैरिक मृदभांड ओसीपी भी पाया गया है, ठीक ना। राजस्थान के बारे में बताया जा रहा है। यह लाल अनुलेपित मृदभांड है, ठीक ना, जो अक्सर काले रंग से रंगा रहता है, ठीक, लाल रंग का है, ठीक ना। देखते हैं, मुख्यतः कलश के शक्लों में, कलश जैसा है, गोल जैसा, ठीक। क्योंकि गणेश्वर के जमाव को 2800 से 2200 ईसा पूर्व माना गया है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो उनका जो एज जो बताया गया है 2500, लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। तो ये जो गणेश्वर जो स्थल है जिनका जमाव बताया गया 2500 से 2200 ईसा पूर्व, तो इनकी जो वस्तुएं मिले हैं, इनका ये जो वस्तु है ये ठीक सिंधु घाटी सभ्यता से मिले वस्तुओं से कुछ मिलता जुलता है, ठीक ना। उसी के बारे में ये चर्चा हो रही है और आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसलिए इसकी वस्तुएं सुविकसित हड़प्पा संस्कृति के से पूर्व की है। ये जो गणेश्वर का जो जमाव क्षेत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हड़प्पा के संस्कृति के पूर्व माना जाता है, ठीक ना। गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। ऐसा बताया जा रहा है कि हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं को प्रदान करता था, ठीक है। पर उससे उसमें कोई खास तत्व प्राप्त नहीं होता है, ठीक ना। गणेश्वर के लोग अधिकांशतः कृषि जीवी और मुख्य शिकार जीवी थे। क्या थे? कृषि जीवी के साथ साथ शिकार भी करते थे, ठीक है। उनका मुख्य सिर्फ तांबे की वस्तुओं को बनाना था। यद्यपि वे नगरीय तत्वों को विकसित नहीं कर पाए जो बाढ़ संचित मैदानों में उपज पर आधारित हड़प्पाई अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़ती है, ठीक ना। ये अपने ये जो शिल्प शिल्प के कार्य करते थे, साथ साथ ही कृषि जीव एवं शिकार भी किया करते थे। तो इनका जो तांबे की जो वस्तुएं बनते थे, ये अपने नगरीय तत्वों को उतना विकसित नहीं कर पाए, ठीक ना। बाढ़ संचित मैदानों की तांबे पर आधारित हड़प्पाई अर्थव्यवस्था दिखाई देती है, ठीक है। अतः गणेश्वर की संरचना को वास्तविक गैरिक विद्वान ताम्र निधियां और संस्कृतियां नहीं मानी जा सकती है। यहाँ बताया जा रहा है कि गणेश्वर की जो संरचना जो गैरिक मृदभांड है, ये ताम्र निधि की संस्कृतियां नहीं मानी जा सकती है। क्यों नहीं मानी जा सकती है? इसकी सूक्ष्म पाषाण वस्तुओं तथा अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए गणेश्वर संस्कृति को परख हड़प्पाई या ताम्र पाषाण संस्कृतियां कहा जा सकता है। ये जो है गणेश्वर का ये जो स्थान है, ऐसा बताया जा रहा है। इनका जो उपकरण को देखते हैं तो पर्क हड़प्पा या तम संस्कृतियां कहा जा सकता है, ठीक है ना। इनको देखने के बाद इसकी भित्ति पर सुविकसित हड़प्पाई आकृति खड़ी है। तिथि क्रम की दृष्टि से भारत में तम पाषाण बस्तियों की कई श्रृंखलाएं हैं। तम पाषाण की दृष्टि से भारत में बस्तियों की कई श्रृंखला हैं, ठीक है। कुछ पार्क
हड़प्पाई संस्कृतियों का समकालीन है और कुछ हड़प्पोत्तर का। ये जो गणेश्वर जो है आर्कोलॉजिकल साइट है, बताया गया है भारत के ताम्रपाषाण बस्तियों की श्रृंखला है, जो कुछ हड़प्पा के पहले का है और कुछ हड़प्पा के बाद का है, ठीक ना। हड़प्पा अंचल में कुछ स्थलों के पार्क हड़प्पाई स्तरों को आरंभिक संस्कृति भी कहते हैं, ठीक ना। हड़प्पा अंचल के कुछ ऐसे स्थल जो पार्क हड़प्पा स्तरों के आरंभिक हड़प्पा की संस्कृति कहते हैं, ताकि सुविकसित नगरीय सिंधु सभ्यता से कृषक पृथक जा सके, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा संस्कृति का जो कुछ विषय वस्तु ऐसा है जो समपाषाणिक युग से मिलते जुलते हैं, ठीक है, बस्तियों के बारे में, तो उन्हीं के बारे में ये चर्चा की गई है। इस तरह राजस्थान और कालीबंगा, हरियाणा के बरनावली, ये जो राजस्थान का है, ये जो कहा है कालीबंगा, और यहाँ हरियाणा का बरनावली पार्क हड़प्पा अवस्था को ताम्रपाषाणिक प्रमाणित करता है। क्या करता है? ताम्रपाषाणिक प्रमाणित करता है, ठीक है। यही बात पाकिस्तान के सिंध राज्य के कोट डीजी स्थल के बारे में है। पार्क हड़प्पा और हड़प्पोत्तर ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों तथा हड़प्पा संस्कृति के समकालीन संस्कृतियां भी उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत में पाई जाती है, ठीक ना। ये बताया गया है कि ताम्रपाषाणिक समय हड़प्पा और हड़प्पोत्तर ताम्रपाषाण संस्कृतियां, उस समय संस्कृतियां समकालीन थी, ठीक ना। ऐसा बताया जा रहा है उनके वस्तुओं एवं अन्य बर्तनों ये कह सकते हैं, या उनका बस्तियों को या उनकी सभ्यता और संस्कृतियों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हड़प्पा काल और ताम्रपाषाणिक सभ्यता, इन दोनों में कुछ समानताएं देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो अब तक इस सेशन से जुड़े रहने के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। मेरा ये सेशन आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से बताएं और अपना सुझाव प्रदान करें, ताकि हम अपने सेशन में और कुछ अच्छा कर सकें, ठीक है। अब तक के इस सेशन से जुड़े रहने के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में इनसे जुड़े और सारे चैप्टर को लाएंगे। थैंक यू।